हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अपना बीएमएस सेकंड प्रॉप के अंदर रोग निदान सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें पिछली वीडियो के अंदर हमने परीक्षा विज्ञान के बारे में देखा। ठीक है, परीक्षा क्या होती है, रोग परीक्षा क्या होती है, रोगी परीक्षा क्या होती है, वो हमने देखा था। तो उसमें हमने बताया था रोग परीक्षा निदान पंचक से करते हैं और जो रोगी की परीक्षा है वो त्रिविध, षड्विध, अष्टविध और दसविध परीक्षा से करते हैं। देख, ठीक है, पहले हम रोगी की परीक्षा करेंगे, देन उसके बाद हम रोग की परीक्षा यानी निदान पंचक के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने स्टार्ट करेंगे, मतलब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले त्रिविध परीक्षा का और चतुर्विध परीक्षा का। ठीक है, इन दो परीक्षा के बारे में देखेंगे। देन उसकी अगली वीडियो में षड्विध परीक्षा, देन अष्टविध परीक्षा, देन उसकी अगली वीडियो में दसविध परीक्षा की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने परीक्षा के बेसिक इंट्रो के बारे में देख लिया कि कौन कौन सी परीक्षा रहने वाली है, जो कि हमने आपको बताई थी कि त्रिविध परीक्षा। ठीक है, त्रिविध परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक परवान के द्वारा, एक आचार्य भागवत के अनुसार। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन उसके बाद चतुर्विध परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर षड्विध परीक्षा के अंदर, छोटी सी षड्विध परीक्षा है। देन उसके बाद अष्टविध काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दसविध परीक्षा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं त्रिविध परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपने त्रिविध परीक्षा से पहले जो पहली वाली वीडियो परीक्षा के बारे में वो नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए। सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस क्या है, पहले परीक्षा देखिए क्या होता है, देन उसके बाद त्रिविध परीक्षा देखेंगे, देन चतुर्विध, देन षड्विध, देन अष्टविध, देन दसविध परीक्षा। ठीक है, देन उसके बाद हम निदान पंचक जो कि हम रोग की परीक्षा के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिविध परीक्षा। जैसे नाम से क्लियर है कि त्रिविध परीक्षा मतलब 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, त्रिविध परीक्षा मतलब 3 मेथड्स। ठीक, तो यहाँ पर रोगी की परीक्षा के लिए 3 मेथड बताए गए हैं। वो कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ठीक है, एक श्लोक आया है कि त्रिविधम खलु रोग विशेषज्ञ विज्ञानम भवंती तज्ञाता आप्तोपदेशम प्रत्यक्ष अनुमान से थी। ये चरक विमान स्थान 4 का श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि रोग के विशेष के विज्ञान के लिए या रोग के विशेष ज्ञान के लिए आपको आप्तोपदेश का, प्रत्यक्ष का और अनुमान का ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की जो परीक्षा बताई है, ये तीनों मिलकर या कोई भी 2 मिलकर, जैसे 3 हो सकती है या ये कोई 2 हो सकती है या अकेली भी हो सकती है, जो कि आपको रोग विशेष का यहाँ पर ज्ञान कराएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि अग्निमांद आदि आभ्यंतर रोगों में प्रत्यक्ष सदा उपयोगी नहीं आता है। कि अगर किसी व्यक्ति या किसी पेशेंट की जो अग्नि है वो मंद हो गई है, मंद हो गई है, ठीक, तो उसमें आप कैसे पता कराओगे, आप उसमें प्रत्यक्ष द्वारा तो नहीं पता कर सकते। भाई दिखे तो रहा नहीं होगा, भाई ऐसे तो सामने से नहीं दिख रहा होगा कि उसकी अग्नि मंद हो गई है, ज़्यादा हो गई है। आप अनुमान करोगे कि आहार का पाचन नहीं कर पा रही है, भूख नहीं लग पा रही है, तो उस पेशेंट की जो अग्नि है वो मंद हो गई होगी। तो इस तरह से तो ये बताया गया है कि आप यहाँ पर 1 से भी पता कर सकते हो, 2 से भी पता कर सकते हो और 3 अनुमान से, 3 प्रमाणों से भी आप यहाँ पर रोग के विशेष ज्ञान को आप पता कर सकते हो। ठीक है, फिर ये आचार्य भागवत ने 3 बताए थे, दर्शन, स्पर्शन, प्रसन्न, इनको भी हम देखेंगे लास्ट में। पहले हम देखते हैं अपने प्रमाण के द्वारा रोग की परीक्षा को। ठीक, तो अब यहाँ पर आप्तोपदेश से एक श्लोक आया है। अब वो श्लोक क्या है, देखो ये श्लोक आपने बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर पदार्थ विज्ञान के अंदर भी पढ़ा होगा और चरक संहिता के अंदर चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये श्लोक को मैं बता देता हूँ। ये श्लोक क्या है, तो रजस्तम भ्याम निर्मुक्तम तपो ज्ञान वलेन या ये शाम त्रिकालम ज्ञानम वेद सदा आप शिशिष्ट विबुद्धास्ते तेसाम वाक्य संशयाम सत्यम वंचति ते कसम सात्यम निरजस्तमा। वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई 100 स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें से 80 से 90% को ये श्लोक याद होगा। लेकिन जिन 10% बच्चों को याद नहीं है, तो पहले तो कोशिश करना है कि आपको याद करना है, और याद नहीं होता है तो आपको हिंदी को तो उसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि मतलब अपनी तपस्या के ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हो। तो यहाँ पर बताया गया कि रजस्तम भ्याम निर्मुक्तम मतलब जो रज और तम से मुक्त हो गए हो, कि वो तप से और अपने ज्ञान से, अपने अभ्यास से, रज और तम क्या होते हैं, तो मानसिक दोष होते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसे व्यक्ति जो रज और तम से मुक्त हो गए हो अपने तप के बल पर, ठीक, और फिर उसका ये शाम त्रिकालम ज्ञानम वे सदा, और इनको त्रिकालम मतलब तीनों कालों का ज्ञान होता है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इन्हीं तीनों कालों का उनका ज्ञान होता है। और ऐसे पुरुषों को आप तो बोला जाता है, शिष्ट बोला जाता है, विबुद्धास्ते, ये कुछ पर्याय बोला गया है कि आप शिष्ट और विबुद्ध हम आप्तोपदेश वाले पुरुष को कहते हैं। एंतेसाम वाक्य संशय मतलब उनकी जो वाक्य है उन पर हमें संशय नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर 2 दोष होते हैं, एक रज दोष होता है, एक तम दोष होता है। जो भी व्यक्ति इन रज और तम से अगर मुक्त हो जाएगा तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है, गलत काम करता है, वो रज और तम के प्रभाव की वजह से करता है। अगर वही उन दोनों दोषों से मुक्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई झूठ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, देन सत्यम वंचति ते कसाम निरस्तमा
तो ऐसा व्यक्ति क्या है, हमेशा सत्य बोलता है और वो नर रज और तम से मुक्त होने के कारण कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। वो जो भी बोलेगा सत्य बोलेगा। तो ऐसे पुरुष को हम आप्तोपदेश बोला जाता है। आप्त के वचनों को ही हम आप्तोपदेश कहते हैं। मतलब आप्त क्या है, आप्त एक ऐसा व्यक्ति है जो रज और तम से मुक्त हो गया है और वो कभी भी अब झूठ नहीं बोलेगा, तो उसको हम आप्तोपदेश बोलते हैं। अब आप्तोपदेश कह रहे हैं कि हम अपनी संहिता को भी मान सकते हैं, क्योंकि संहिता में क्या है कि जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से देन उसके बाद बताया गया है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, इन तीनों प्रमाणों में से शास्त्रों में वर्णित रोगों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात रोगी पर प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ही परीक्षा करते हैं। समझ रहे हो बात को? देखो इन्होंने क्या बताया कि जब अगर आपको किसी रोग का ज्ञान करना है, ठीक है, मतलब रोगों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्यक्ष से भी, अनुमान से भी, आप्तोपदेश पे, जैसे मैं बोल देता हूँ कि आपके संहिता में सारा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप संहिता को देखोगे, मतलब प्रत्यक्ष करोगे, अपनी इंद्रियों से सुनोगे, ठीक है, अपनी इंद्रियों से ग्रहण करोगे उस चीज़ को और अनुमान करोगे कि ऐसा बताया आचार्य ने, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और आप्तोपदेश मतलब वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संहिता में आपके लिखा हुआ है। इन तीनों प्रमाणों से आप क्या करोगे, पहले रोगों को, ज्ञानों को आप अर्जित करोगे, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करोगे। देन उसके बाद जो परीक्षा होगी, तब आप परीक्षा कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा कर सकते हो। देखो मैं आपको नॉर्मल सिंपल भाषा में बताता हूँ। पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, आपको आप्तोपदेश का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो भी ट्रीटमेंट संहिता के अंदर लिखा हुआ है, आपके ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, या फिर एलोपैथी के अंदर जो भी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, पहले तो वो ज्ञान होना चाहिए कि पहले तो आप क्या पता लगाओगे रोग क्या है, फिर उस रोग का क्या ट्रीटमेंट बताया गया, वो उस तरह से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करोगे। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आप्तोपदेश। भाई किसी का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ज्ञान तो होना चाहिए रोग का, आपको पता तो होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको आप्तोपदेश का ज्ञान नहीं है, आप्तोपदेश मतलब उन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो आप देख के समझ के युक्ति लगा के क्या ही कर पाओगे जब आपको यही नहीं पता कि वो रोग का ज्ञान क्या है, रोग क्या है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो ज्ञान बताया गया है वो आप्तोपदेश का जरूरी है। देन उसके बाद प्रत्यक्ष का, देन उसके बाद अनुमान का। इसलिए हमने सबसे पहले आप्तोपदेश के बारे में बात करी गई है कि जो भी वैद्य होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उन सभी को सबसे पहले आप्तोपदेश का ज्ञान होता है। भाई आप क्या कर रहे हो, आप भी तो आप्तोपदेश का ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। भाई पहले अपने थ्योरी का आप अच्छे से नॉलेज ले रहे हो ना, कि ये इस वैद्य में इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करनी है, ये डायग्नोसिस इस तरह से करना है, तो ये क्या कर रहे हो, आप आप्तोपदेश ही तो कर रहे हो। पहले अपने थ्योरेटिकल नॉलेज, बुकिश लैंग्वेज को, ग्रंथों के नॉलेज को ले रहे हो। देन उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाएगी तब आप किसी पेशेंट को देखोगे, यानी प्रत्यक्ष करोगे। मतलब प्रत्यक्ष मतलब आप जितनी भी आपकी इंद्रियाँ होती है उनसे आप ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करोगे कि जो आपने पहले पढ़ा है, फिर उस पढ़े हुए ज्ञान से आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, पता लगा रहे हो। देन उसके बाद आप अनुमान लगाओगे। ठीक है, तो ये रोग उसको हो सकते हैं, ये वगैरह रोग हमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आप्तोपदेश, देन प्रत्यक्ष, देन अनुमान, ये एक सीक्वेंस है। देन उसके बाद बताया गया है कि आप्तोपदेश द्वारा गृह विषय। ठीक है, तो आप्तोपदेश द्वारा कौन से विषय को हम ग्रहण कर सकते हैं। देखो आप्तोपदेश क्या बताता है, आप्तोपदेश मतलब क्या, जो बुक में लिखा हुआ है, एक तरीके से ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, एक तरीके से बताया गया है कि वो रोग कैसा है, उसमें कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, एक्यूट है, क्रोनिक है, मतलब वो सारी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, आपके आप्तोपदेश में लिखी है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक रोग की बात कर लेता हूँ, जैसे मैं बात कर लेता हूँ रक्तपित्त की, तो रक्तपित्त की सारी चीज़ बताई जाएगी, रक्तपित्त का कि कौन से दोष की वजह से हुआ है, जो रक्तपित्त है वो एक्यूट हुआ है या फिर क्रोनिक हुआ है, ठीक है, कौन से स्थान पर रक्तपित्त हुआ है, ठीक है, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ेंगे रक्तपित्त के। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आप्तोपदेश के अंदर, मतलब वो लिखी हुई होती है। भाई कोई भी रोग होता है उसके बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है किसके अंदर, आप्तोपदेश के अंदर। क्योंकि आप्तोपदेश क्या है, वो एक तरीके से ज्ञान ही तो है। जब तो आपको आप्तोपदेश का ज्ञान सबसे पहले बताया गया है कि अगर आपको आप्तोपदेश का ज्ञान पता होगा तभी आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर, कि आप्तोपदेश को जब आप इस विषय के जो ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो तो उसमें आपको बताना चाहिए कि कौन सा एग्रीवेटिंग फैक्टर, मतलब कौन सा ऐसा कारण है जो दोष को बढ़ा रही है या उस रोग को बढ़ा रही है। ठीक है, और उसमें कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है, और कैसे डिजीज़ मैनिफेस्टेड हो रही है, कैसे डिजीज़ में लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो डिजीज़ का नेचर क्या है, एक्यूट है, क्रोनिक है, लोकेशन कहाँ पर है उस डिजीज़, शरीर में है, मन में, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है, प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस क्या होता है कि मतलब वो डिजीज़ कैसी जा रही है, ठीक है, अच्छी जा रही है, बेकार जा रही है। अगर इस डिजीज़ के चांस होने के मतलब संभावना ज़्यादा है कि वो ठीक हो सकती है तो गुड प्रोग्नोसिस। अगर वो डिजीज़ के कम चांसेस है कि जैसे कि बेकार होगी, मतलब कम चांसेस है कि डिजीज अच्छी नहीं जा रही, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, बैड प्रोग्नोसिस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट में क्या होता है कि अगर कैंसर 3rd स्टेज है, 4th स्टेज में है, तो हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं बैड प्रोग्नोसिस है कि बचने के जो चांसेस, सर्वाइवल के जो चांसेस है वो कम हो जाती है।
ठीक है। तो अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में है और गुड प्रोग्नोसिस है, मतलब बचने के चांस ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे गुड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है कि वो डिजीज़ कैसी जा रही है नॉर्मली, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको हिंदी आयुर्वेद में देखते हैं, तो आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि बुद्धिमान वैद्य रोगों की परीक्षा करने के लिए इस प्रकार उपदेश करते हैं कि एक एक रोगों की ऐसे उपकरण वाले, मतलब एक एक जो रोग है वो कैसे प्रकोप है उसके, ठीक है, ऐसी प्रकृति क्या है उनकी, और प्रकृति मतलब बात इस प्रकृति की है, पित्तज की है, किसको है, ठीक है, क्या कारण की वजह से है, ऐसे स्वरूप वाले हैं, ठीक है, और कौन से स्थान में है, क्या कैसी वेदना हो रही है, ठीक है, और कैसे लक्षण है, कैसे शब्द है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चीज़ें क्या क्या इनके उपद्रव है, तो इस प्रकार जानना चाहिए। इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार चिकित्सा होगी, ये इस रोग में विकृति है। मतलब आप तो उपदेश में आपको सभी चीज़ बता दी जाती है, एक्स ए से जेड तक लेकर, क्योंकि जब आपको सभी चीज़ पता होगी तभी तो आप आप्तोपदेश को ज्ञान को लेकर अच्छी चिकित्सा कर पाओगे। भाई आप्तोपदेश में क्या कि आपको संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। जब आपको संपूर्ण ज्ञान होगा तो आप पता कर सकते हो, या मतलब आप अच्छी चिकित्सा कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्ष के बारे में। ये श्लोक भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी है आपके चरक सूत्र सन 11 का, और पदार्थ विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि आत्म इंद्रिय मनोवर्थाना सन्निग्रस प्रवृत्ति व्यक्ता तदाद व्या बुद्धि प्रत्यक्ष निरुच्यते, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्यक्ष, देखो प्रति अक्ष, अक्ष का मतलब होता है, देखो प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आँख हो गया, आँखों से यहाँ पर रिलेट किया गया इंद्रिया, मतलब जो भी आपकी इंद्रियों के जो सामने होता है, मतलब जो भी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आपकी इंद्रिय केवल चक्षु इंद्रिय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपके ज्ञान इंद्रिय की बात कर रहा है, जैसे घ्राण इंद्रिया हो गई, छोत्र हो गई, ठीक है, और नाशा छोत्र हो गई, घ्राण हो गई, और नाशा हो गई, रस इंद्रिया हो गई, तो इन सभी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि आत्मा इंद्रिय मनोवर्तन, मतलब आत्मा जब इंद्रियों के साथ मिलती है और मन के साथ मिलती है, और अब उनके अर्थों से मिलती है। देखो मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, वैसे तो ये चीज़ पहले भी काफ़ी बार हो चुकी थी फर्स्ट टॉप के अंदर, और इतना आपको ध्यान नहीं होगा, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो जो आपकी मतलब हमें कह रहा है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। जब आपका आत्मा होती है वो मन के साथ सहयोग करती है, और मन इंद्रियों के साथ सहयोग करता है, और इंद्रियां अपने विषयों के साथ सहयोग करती है, जिनको हम बोलते हैं इंद्रियार्थ, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। तो ये इनके विषय बोल दो, इंद्रियार्थ बोल दो, ठीक, ये अर्थ बोल दो। तो हुआ क्या कि जैसे मान लो कि अगर आप कोई चीज़ को सुन पा रहे हो, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को सुन पा रहे हो, तो कैसे सुन पा रहे हो कि जो आप सुन रहे हो किससे जुड़ रहा है, इंद्रियों से, ठीक है, और इंद्रिय किससे जुड़ी हुई है, मन से, और मन किससे जुड़ा हुआ, आत्मा से, यानी अल्टीमेटली जो ज्ञान किसको हो रहा है, आपकी आत्मा को हो रहा है। तो इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर भी एक ज्ञान की उत्पत्ति क्रम बताया गया है कि जो आपकी आत्मा है वो मन से सहयोग करती है, मन इंद्रियों से, और इंद्रिय अपने विषय से, तब जाके आपको यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से बताना चाहते हैं कि जो आपकी आत्मा है, जो आपका मन है, जो इंद्रिया है, इंद्रियों के जो विषय है, जब वो सन्निकृष्ट करते, मतलब जब वो सहयोग करते, प्रवर्ता व्यक्ता तदाद या बुद्धि प्रत्यक्ष नोचते, उस टाइम पे उनके सहयोग करने की वजह से जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ रहे हो बात को, मतलब एक इंस्टेंट टाइम पर ये सब चीज़ों का सहयोग हो रहा है, उस टाइम पे जो बुद्धि उत्पन्न हुई उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान, उसके बाद प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि इसके दो भेद है, एक ब्रह्मा प्रत्यक्ष, एक मानस प्रत्यक्ष। ब्रह्मा प्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे कि विभिन्न इंद्रिय, जैसे कि चक्षु इंद्रिया हो गई, छोत्र इंद्रिया हो गई, कर्ण इंद्रिया हो गई, तो इन आदि के द्वारा किया गया जो ज्ञान है वो ब्राह्य प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ब्राह्य प्रत्यक्ष क्यों बोला गया है कि जो अगर आप इंद्रियों के मार्ग को देखोगे वो कैसे होते हैं, ब्राह्य होते हैं। जैसे कान भी, कान का मतलब कान में कौन सी इंद्रिया होती है, हमारी कर्ण इंद्रिया होती है, लेकिन इसका स्थान कहाँ पर होता है, कर्ण में होता है, यानी कर्ण कहाँ पर होता है, बाहर होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, ब्राह्य इंद्रिय। अब मानस प्रत्यक्ष में क्या होता है कि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि मानस विषयों को प्रत्यक्ष ज्ञान देखो। अब मानस प्रत्यक्ष में क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को, पेशेंट को देखकर आप पहचान सकते हो कि वो सुखी है, दुखी है, न्यूट्रल है, उसकी क्या इच्छा है, क्या द्वेष है, जो कि आप यहाँ पर डायरेक्टली उसके देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं मानस प्रत्यक्ष, ठीक। फिर आता है इस प्रत्यक्ष को हम कैसे क्लिनिकल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल बात मैंने आपको क्लिनिकल में किस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे कि प्रत्यक्ष के एग्जाम्पल बताया, गर्गलिंग साउंड इन एब्डोमेन, ठीक है। अगर एब्डोमेन में गर्गलिंग साउंड आ रही है तो उसको आप छोत्र इंद्रियों से आपने सुना, ठीक है, छोत्र इंद्रियों से सुना, तो वो भी क्या प्रत्यक्ष, भाई प्रत्यक्ष के अंदर क्या है, कोई सी भी इंद्रिया हो, चाहे हमारे छोत्र इंद्रिया हो, चाहे हमारी घ्राण इंद्रिया हो, चाहे हमारी कर्ण इंद्रिया हो, चाहे हमारी रस इंद्रिया हो, चाहे त्वक इंद्रिया हो, कोई सी भी इंद्रिया हो,
तो उन इंद्रियों से अगर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पर कि हमारा हर कोई चीज़ आपसे सुनाई दे रही है, ठीक है, तो श्रोत्र इंद्रियों से सुनाई देगी आपको, ठीक है, तो वो ज्ञान किससे हो रहा है, श्रोत्र इंद्रियों से हो रहा है, कहने इसको हम क्या बोले, प्रत्यक्ष कह रहे हैं। ठीक, वॉइस ऑफ हॉर्सनेस, तो अगर किसी पेशेंट में जो उसकी वॉइस ऑफ हॉर्सनेस दिख रही है तो उसका भी ज्ञान किससे हुआ, आपका श्रोत्र इंद्रियों से हुआ। क्रैकिंग साउंड इन जॉइंट, कि जॉइंट में क्रैकिंग साउंड आ रही होगी, जैसे कोई चीज़ टूट रही है, तो इसका भी ज्ञान किससे होता है, प्रत्यक्ष से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब केवल ये नहीं है जो आपको सामने से दिख रहा है, हमेशा याद रखना प्रत्यक्ष का मतलब है जो आपकी जो ज्ञान इंद्रिया है, उन ज्ञान इंद्रियों में से किसी से भी जो ज्ञान हो रहा है, चाहे मन से हो रहा हो, चाहे जो मैंने 5 इंद्रिय बताई गई उनसे हो रहा हो, जिससे भी अगर आपको ज्ञान हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक्सेल परीक्षा। भाई एक्सेल परीक्षा को आप क्या करते हो, अपनी चक्षु इंद्रियों से देखते हो और देखते हो कि कुछ उसकी जो बोन वगैरह है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चरली चेंज नहीं है। ठीक है, तो उससे आप परीक्षा करते हो। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हो, एंडोस्कोप एग्जामिनेशन करते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आपको ये नहीं पता है तो एक बार आप गूगल पे सर्च करो एंडोस्कोपी क्या होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टेथोस्कोप एग्जामिनेशन। उर्व श्रवण परीक्षा। उर्व श्रवण परीक्षा क्या होती है कि चेस्ट में क्या करते हैं हम, कभी कभी क्या करते हैं, लंग्स की साउंड सुनते हैं। ठीक है, चेस्ट में लंग्स की साउंड सुनते हैं, तो वो कैसे परीक्षा कर रहे हैं, आप श्रवण परीक्षा से कर रहे हैं। ठीक, मतलब वही आपकी जो कर्ण इंद्रिया है, श्रोत्र इंद्रिया है, तो इनसे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर चीज़ को सुन रहे हो, तो वो भी क्या है, प्रत्यक्ष। ठीक, अब यहाँ पर एक आता है रस का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष से नहीं होता। हमने बताया शब्द का ज्ञान भी स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सभी का ज्ञान आपको प्रत्यक्ष से होता है, लेकिन रस का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, क्योंकि मैं बता चुका हूँ प्रत्यक्ष के अंदर जितनी भी इंद्रिया है, मन है, उनका जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष से होता है, लेकिन जो रस का ज्ञान है वो प्रत्यक्ष से नहीं होता। इसका कारण क्या है, देखो अब भाई, अब रस का ज्ञान आप रस इंद्रिय से टेस्ट करके तो देखोगे नहीं। अगर किसी व्यक्ति में स्मेल आ रही है, ठीक है, और स्मेल आ रही है या फिर उसमें जो भी है तो उसे टेस्ट करके तो आप देखोगे नहीं, या कहीं पस पड़ गया है, ठीक है, तो पस पड़ गया है तो उसे भी आप टेस्ट करके नहीं देखोगे, तो आप अनुमान ही लगाओगे केवल। तो उसमें क्या करोगे, आप अनुमान लगाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है कि जो पेशेंट का जो माउथ है, पेशेंट के माउथ में क्या टेस्ट है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, प्रश्न परीक्षा से। जैसे बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे ज्वर है, ज्वर में जो हमारा मुख का रस वो कसाई रस कुछ हो जाता है या फिर किसी और अन्य रस का हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर मैंने आपको वैसे बता दिया है ज्वर 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 के अंदर कि वात ज्वर के अंदर होता है, पित्त के अंदर अलग होता है, कफज के अंदर अलग होता है। ठीक है, जैसे वात ज्वर है, कफज है, कोई सा भी, तो हर में जो मुख का जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है। अगर पेशेंट का जो मुख का टेस्ट है वो आप ऐसे तो नहीं इसको मुंह के मुंह लगा के देखोगे, उसको टेस्ट करके देखोगे कि उसका जो मुख का रस है वो कसाय है या फिर कटु रस है या मधुर रस है, ऐसे तो आप नहीं देखोगे। उससे आप क्वेश्चन पूछोगे, प्रश्न पूछोगे कि आपका जो माउथ का टेस्ट है वो कैसा है, खट्टा लग रहा है, आपको जो सलाइवेशन है वो कैसे है, ऐसे प्रश्न पूछ के आप कहीं ना कहीं फाइंड आउट कराओगे कि इसके जो मुख का जो टेस्ट है वो कसाय है, मधुर है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इससे क्या कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे हो प्रश्न परीक्षा से करके। या फिर स्वीटनेस ऑफ बॉडी फ्लाई अट्रैक्टेड अनुमान परीक्षा। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पस पड़ गया है, बहुत ज़्यादा स्वीट हो गई है, मधुर हो गई है, तो जो फ्लाइज होती है वो अट्रैक्ट होती है उसके शरीर की तरफ, जिससे भी आप अनुमान करते हो कहीं ना कहीं। ठीक, देन उसके बाद फिर आता है कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, जैसे किसी व्यक्ति को कोई ब्लड आ रहा है तो उस ब्लड को अगर कुत्ते को या फिर कौवे को खिलाए, अगर कौवा खा लेता है, मतलब कुत्ते और कौवा खा लेते हैं, तो हम इंडिकेट करेंगे वो प्योर ब्लड है, और कुत्ते और कौवे उस ब्लड को नहीं खा रहे थे, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि जो ब्लड है वो कैसा है कि उसमें जो पित्त दोष है वो बढ़ा हुआ है, रक्त पित्त को यहाँ पर संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, वो सब कैसे कर रहे हो आप, अनुमान से कर रहे हो। ठीक, और अनुमान से क्या कर सकते हो, जैसे बॉडी की स्मेल नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, वो भी आप अनुमान से कर सकते हो। फिर अनुमान, अब हम बात करते हैं अनुमान की। ठीक है, ये सब हो गया कि प्रत्यक्ष के अंदर, अब हम बात करते हैं अनुमान की। तो अनुमान क्या होता है, अनुमानम खलु तर्कु युक्ति उपेक्षम। तो ये चरक विमान स्थान 4 का श्लोक है, जिसमें बताया गया जो अनुमान होता है वो हमेशा एक युक्ति की उपेक्षा करता है, एक लॉजिक की युक्ति की उपेक्षा करता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया पाचन शक्ति से अग्नि का अनुमान, कि अगर किसी व्यक्ति की पाचन शक्ति अच्छी है, कि अगर वो बोल रहा है कि मुझे 2 बार भूख लग रही है, 3 बार भूख लग रही है, 4 रोटी खाता हूँ तो 4 खा लेता हूँ, 5 खा रहा है तो वो भी बच जाती है, 6 खा लेता हूँ तो वो भी बच जाती है। या फिर उसका अपोजिट बोल रहा है कि जो भी 1 रोटी खा रहा है वो भी नहीं बच रही है, भूख ही नहीं लग रही है, एक टाइम ही खा रहा हूँ, तो उसे क्या कहीं पाचन शक्ति मंद हो सकती है। ठीक है, व्यायाम करने शक्ति का बल से, अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा व्यायाम कर पाता है तो कहीं ना कहीं आप उसमें अनुमान करोगे कि उसमें बल बहुत ज़्यादा है। शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से करने वाले इंद्रियों का अनुमान। ठीक है, शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से करने इंद्रियों का अनुमान कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को जो शब्द आदि का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी का अच्छी तरह से ज्ञान हो पा रहा है, अच्छे से सुन पा रहा है, अच्छे से टच को फील कर पा रहा है। ठीक है, और
गंध को अच्छे से स्मेल कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जितनी भी है जो ग्रहण की इंद्रिया, कर्ण इंद्रिया, वो अच्छे से काम कर पा रही है, उसका आप अनुमान कर सकते हो। समझ रहे हो बात को। देन इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी त्रिविध परीक्षा है, जो कि आचार्य भागवत ने बताई थी, दर्शन स्पर्शन पर्सन। ठीक है, तो दर्शन दर्शन देखते हैं सबसे पहले कि यह परीक्षा चक्षुन्द्रिय द्वारा होती है, मतलब किसी चीज़ को देख के एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ण है, आकार है, प्रमाण है, छाया, इनके शरीर में स्वाभाविक अवस्था या विकृत अवस्था, जो कोई भी नेत्र के विषय हो या जो यहाँ नहीं कहा गया, उन सब की परीक्षा नेत्र से करनी चाहिए। समझ रहे बात को। मतलब एक तरीके से आपको जो नॉर्मल एबनॉर्मल है वो कैसे करना है, आपको देख के पता करना है। कि जैसे पेशेंट कोई आ रहा है क्लिनिक में, तो आप उसे देख के बता पा रहे हो। अगर कोई भी लंगड़ा आ रहा है तो साइटिका जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके फेस पे थोड़ी सी उदासीनता है, तो कहीं ना कहीं उसको कोई पेन है। ठीक है, और अगर वो चिल्लाता हुआ आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सीवियर पेन है। तो ये सब कहीं ना कहीं आप दर्शन से, या फिर जैसे नॉर्मल एक्सरे वगैरह है, तो उसमें देख के आप बता पा रहे हो उसकी जो बोन है फ्रैक्चर हो गई है। एमआरआई में देख रहे हो नर्व कंप्रेस हो गई है, नर्व डैमेज हो गई है, तो ये सब चीज़ में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो देख के जितने भी आप परीक्षा कर सकते हो वो दर्शन के अंदर आती है। जैसे कि मॉडर्न में अगर बात करें, हेल्प टू डिटेक्ट चेंज इन कलर, कि जैसे कलर में चेंज आ गया हो, जैसे कि रोगी के कलर में चेंज आ गया हो, जैसे कोई पांडु का केस आता है, एनीमिया का केस आता है, तो आप उसे देख के ही बता दोगे कि उसको पांडु है, क्योंकि उसके कलर में चेंज आ गया है। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया केतकी के धूल के समान जो कलर होता है वो किस में देखने को मिलता है, एनीमिया में देखने को मिलता है। ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी हो गई कहीं, तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको गांठें दिख रही है। या फिर जैसे एलिवेंटिस फ्लैरिसिस हो गया, तो उसका जो लिम्ब है तो उसमें पूरे में स्वेलिंग आ गई है। या साइज में जैसे टेस्टिकल में अगर स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, एट्रोपी वगैरह देखने को मिल सकती है, शेप में चेंज या डिफॉर्मिटी चेंज है, तो ये भी आप देख के परीक्षा कर सकते हो। जैसे एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोप, एक्सरे हो गया। फिर आता है स्पर्श परीक्षा। तो स्पर्श जो परीक्षा है वो आपकी त्वक इंद्रियों के द्वारा करते हैं। भाई स्पर्श से आप क्या करोगे, किसी का हाथ पकड़ोगे तो उसे देखोगे। ठीक है, पीके वाली मूवी की तरह नहीं है कि हाथ पकड़ोगे तो सब कुछ ज्ञान आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको अपनी युक्ति का प्रकार करना है, देखना है, आपको टच करके देखना है कि जैसे आप ऐसा टच करोगे तो टच करके देखोगे कि इसकी नाड़ी पल्स देख रहे हो कि कम है, ज़्यादा है, वात बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफज बढ़ा हुआ है, या तीनों है। ठीक है, या फिर इसके देखोगे कि जो त्वचा है वो कैसी है, ठंडी है, गर्म है, या फिर इसकी जो स्किन है वो रुक्ष है, मृदु है, वो सब चीज़ें तरीके से आप करोगे। इसके अंदर हाथ के द्वारा स्पर्श करके प्रकृति और विकृति का ज्ञान करोगे। भाई प्रकृति का कैसे करोगे, प्रकृति विकृति का आप जानते हो कि दोषों का आप पता लगा लोगे, और स्पर्श परीक्षा से आप मृदु, कठिन, शीत, उष्ण, इन सभी का परीक्षा कर लोगे। ठीक है, और देन इसके बाद हम बात करते हैं कि इस एग्जाम्पल की, कि इस एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हाइपरेस्थेसिया, कि कितने स्पर्श को सहन कर सकता है। ठीक है, टेंडरनेस, एडिमा। अब टेंडरनेस और एडिमा क्या होता है, देखो टेंडरनेस में क्या होता है कि जब जब कहीं कहीं पर टेंडरनेस होती है तो उसको पालपेट करने पे पेन होता है। ठीक है, मतलब जब आप उसको प्रेस करोगे तो पेन रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं टेंडरनेस। जो टेंडरनेस है वो एक सिम्टम्स होता है। ठीक, और जो एडिमा होता है वो एक साइन होता है। देखो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट आपको बताए। ठीक है, अगर आप एक डॉक्टर हो तो पेशेंट आपको सिम्टम बताएगा, उन सिम्टम के आधार पर आप एक साइन बनाओगे। साइन किसका, एक डिजीज़ का, कि इन सिम्टम्सों से इसकी ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये एक साइन होता है, टेंडरनेस एक डिजीज़ होता है। इसमें जो पेन है वो नॉर्मली रहेगा, लेकिन टेंडरनेस में जो पेन होगा वो प्रेस करने पर ही आपको पेन फील होगा। ठीक है, फिर ट्यूमर हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, एम्परकशन हो गया। इसके बाद आती है हमारी प्रश्न परीक्षा। तो प्रश्न परीक्षा में मतलब क्या है कि वह हिस्ट्री एंड इंट्रोगेशन होता है। अगर आपने हिस्ट्री टेकिंग पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि आपको हिस्ट्री लेनी होती है कि नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस क्या है, चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट ऑफ इलनेस, पास्ट इलनेस, हैबिट, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, मतलब ये सारी जितनी भी हिस्ट्री ले सकते हो आप। ठीक है, इस परीक्षा में रोगी के परिवार्तिक इतिवृत्त, मुख्य लक्षण, जैसे कि उसका वात कैसा है, मूत्र कैसा है, पुरुष कैसा है, इनकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति दिन हो गया, ऐसा वात ज़्यादा बढ़ गया, वात रुक गया, मूत्र रुक गया, पुरुष रुक गया हो, अग्नि का बल कैसा है, ठीक है, कोष्ठ कैसा है, मृदु कोष्ठ है या फिर क्रूर कोष्ठ है, निद्रा कैसी आ रही है, साथ में कुलज व्याधि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, इन सभी का ज्ञान प्रश्न परीक्षा के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आता है हमारा चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा के अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान और उपदेश, 3 प्रमाण आते हैं। इसके साथ ही आचार्य चरक ने एक और प्रमाण इसके अंदर जोड़ दिया है, जो कि है युक्ति। ठीक है, तो युक्ति में क्या है कि बुद्धि पश्यति या भगवान बहुकार्य योग जनाम युक्ति त्रिकालम से ज्ञा त्रिवरम साध्यते यथा। तो इसमें क्या होता है कि जो बुद्धि है ना, बहुत सारे कारणों की योग की वजह से आती है। ठीक है, और युक्ति से तीनों कालों का ज्ञान हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसे युक्ति कहते हैं। वैसे तो युक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है, तो बस इतना याद रखना कि युक्ति से हम क्या करते हैं
जो अविज्ञात भाव होते हैं, अविज्ञात भाव को जानने क्या कहलाता है, युक्ति कहलाता है। ठीक है, और युक्ति से हमें यहाँ पर मतलब युक्ति अगर आप प्रयोग करोगे तो आप भूत का, भविष्य का, वर्तमान कालों का आप पता लगा लोगे कि इस वर्तमान काल में क्या होने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है कि इससे त्रिविर्ग साध्यते, त्रिविर्ग साध्यते मतलब यहाँ पर जो धर्म है, अर्थ है, काम है, इन तीनों वर्ग में आपको सिद्धि मिल जाएगी, उसे हम युक्ति प्रमाण कहते हैं। अगर आपको युक्ति प्रमाण के बारे में और भी लिखना है तो आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ा था कि जो जल है, कृष्ण है, भूमि है, कि अगर आप अगर किसी खेत में आप किसी बीज को बोओगे, अच्छी मिट्टी होगी, अच्छा पानी दोगे, अच्छी ऋतु होगी, तो उसमें आप यहाँ पर फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इससे जो फसल होगी वो एक अच्छी फसल होगी। तो वो सारे एग्जाम्पल थे। या फिर एक मंथन वाला था कि ऐसे अगर दही को मंथन करोगे, दही को मथोगे तो इससे अग्नि का सहयोग होगा, तो यहाँ पर दही मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। जो बुद्धि होती है वो बहुत सारे कारणों के भाव की वजह से आती है। या फिर बुद्धि से हम जो अविज्ञात जो भाव होते हैं उनको हम जान सकते हैं। युक्ति से तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है, और युक्ति से 3 वर्ग की साध्यता हो सकती है। मतलब जो धर्म, अर्थ, काम है, इन तीनों वर्ग की सिद्धि हो सकती है, उसे हम युक्ति प्रमाण कहते हैं। अभी की वीडियो में हमने त्रिविध परीक्षा और चतुर्विध परीक्षा की बात कर ली है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम षड्विध परीक्षा की बात करेंगे।